चित्तौड़गढ़ में बोले पीएम मोदी, राजस्थान का हर नेता खुद को सरकार मान बैठा है। जनसभा के दौरान बोले प्रधानमंत्री। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बोले पीएम मोदी, उदयपुर की घटना की कल्पना किसी ने नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में सवालिया सेठ मंदिर में किए दर्शन और राजस्थान दौरे के दौरान किए दर्शन। एनआईए का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 60 ठिकानों पर छापेमारी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मामले में एनआईए की छापेमारी। पंचायत सदस्य की हत्या के बाद दूसरे पक्ष का तांडव। पति पत्नी बेटा बेटी सहित 5 की हत्या। सीएम ने दिए जांच के आदेश। और दिल्ली को दहलाने की कोशिश आई सामने। पुणे से फरार मोस्ट वांटेड शहनवाज समेत तक 3 आईएसआई आतंकी गिरफ्तार। खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। लखनऊ से आपको अहम खबर बता दें, आप सांसद संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवरिया में 6 लोगों की हत्या पर सांसद संजय सिंह ने बयान दिया है। इससे पहले बस्ती में पति के सामने पत्नी की गैंगरेप कर हत्या की गई। सुल्तानपुर में डॉक्टर व बरेली में भाई बहन की हत्या का मामला सामने आया। तो इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर से जो आप सांसद संजय सिंह हैं वो हमलावर अंदाज में नजर आए। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मामलों का जिक्र किया संजय सिंह ने। 6 लोगों की हत्या पर और इससे पहले जो मामले हुए, जो हादसे सामने आए, उस हादसों का जिक्र करते हुए नजर आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस दौरान देवरिया में 6 लोगों की हत्या पर भी उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही बस्ती के मामले को लेकर पति पत्नी की हत्या को लेकर सवाल उठाए। सुल्तानपुर में डॉक्टर और बरेली में भाई बहन की हत्या को लेकर भी सवाल उठाए। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से हमलावर अंदाज में नजर आए। मैदान में लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग देश की राजधानी दिल्ली में इकट्ठा हुए। दुर्भाग्य से मीडिया में उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक कार्यक्रम था रामलीला के मैदान में। और देश के करोड़ों कर्मचारियों की ये मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। और ये मांग कोई नाजायज नहीं है। जो एनपीएस है, नई पेंशन की जो स्कीम है, उसमें आप कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार के जुए में लगा रहे हैं। शेयर बढ़ा तो पेंशन बढ़ी, शेयर घटा तो पेंशन घटी। उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। चलिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुरानी पेंशन बहाली का भी जिक्र किया। बढ़ते आगे, लखनऊ से आपको अहम खबर बता दें। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद देवरिया रवाना हुए और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार देवरिया के लिए रवाना हुए। देवरिया हत्याकांड को लेकर सीएम का आदेश सामने आया। मौके पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसके बाद दोनों अफसरों से ग्राउंड रिपोर्ट मांगी गई है। प्रमुख सचिव गृह से लगातार बात की जा रही है। साथ ही पल पल देवरिया कांड की जानकारी ले रहे हैं सीएम। तो ये अहम खबर सामने आ रही है। देवरिया कांड को लेकर पल पल की अपडेट साझा करेंगे सीएम और इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो मौके पर जाकर मौका मुआयना करने के साथ ही ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। प्रमुख सचिव गृह से लगातार बातचीत की जा रही है।
देवरिया कांड को लेकर पल पल की अपडेट साझा करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार देवरिया के लिए रवाना हुए हैं ताकि इस घटनाक्रम की देवरिया हत्याकांड को लेकर जो आदेश सीएम की तरफ से जारी किए गए कि इस पूरे मामले की तह तक तफ्तीश की जाए और रिपोर्ट तैयार कर सबमिट की जाए। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। श्री गांधी आश्रम पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और खादी ग्रामोद्योग भवन पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो गांधी आश्रम पहुंचकर चरखा भी चलाया, क्योंकि आज गांधी जयंती है और इस मौके पर गांधी जी को याद कर खादी ग्रामोद्योग भवन पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। श्री गांधी आश्रम पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और चरखा भी चलाया। खादी ग्रामोद्योग भवन पहुंचकर आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के इस मौके पर इस खास कार्यक्रम में हिस्सेदारी डिप्टी सीएम की खादी ग्रामोद्योग भवन पहुंचकर साझेदारी। जयंती है, ऐसे अवसर पर प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सदैव बापू ने जो सत्य अहिंसा का मार्ग भारतवासियों को दिखाया था, पूरी दुनिया आज उसका अनुसरण कर रही है। और बापू सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, दुनिया में उनका एक विचारधारा स्थापित हुई है। और सदैव बापू का जो स्वच्छता मिशन था, उसको धरातल पर उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और जन सामान्य को जोड़ने में हम सब सफल हुए। खादी बढ़ते आगे, वाराणसी से आपको खबर बता दें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे हैं वाराणसी। काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण ने बाबा के दर्शन किए और कोतवाल काल भैरव भी पहुंचे, वहां पर भी दर्शन पूजन किया। तो हमेशा अपने बात और विवादों की वजह से जाने जाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब बाबा के दरबार में मत्था टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस बीच काल भैरव के भी दर्शन पूजन किए। वाराणसी से हम खबर आपको बता रहे हैं। वाराणसी पहुंचे हुए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो इस बीच काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बाबा के दरबार में मत्था टेका, विधि विधान से पूजा अर्चना की और इस बीच लोगों का हुजूम। रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। जैन मंदिर में हुई चोरी। आपको बता दें, पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है। 48 घंटे में चोरी का खुलासा किया गया। 6 लाख के आभूषणों के साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद किया गया। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से ये खुलासा किया गया है। थाना कलेक्टरगंज के जैन मंदिर में दरअसल चोरी हुई थी और महज 48 घंटे के अंदर पुलिस ने इस चोरी की घटना का खुलासा किया है। तो 6 लाख के आभूषणों की चोरी हुई थी। चोरों ने इस घटना को बखूबी अंजाम दिया था। हालांकि 48 घंटे बाद 3 चोरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सर्विलांस टीम ने एक सफलता हासिल की। जैन मंदिर में जिन चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था, फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये थाना कलेक्टरगंज क्षेत्र अंतर्गत सिरकी मोहल चौकी क्षेत्र पड़ता है। वहीं पर एक जैन मंदिर है। 29 तारीख को जैन मंदिर के प्रबंधन तंत्र के द्वारा ये सूचना दी गई कि पिछली रात उनके यहाँ पे मंदिर में बड़ी चोरी हुई है, जिसमें भगवान के मुकुट, कलश और बहुत सारे जो आभूषण थे वो चोरी हुए हैं और जिसकी कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए उनके द्वारा बताई गई थी।
इस संदर्भ में उनके द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर के बाद हमने पुलिस में त्वरित इसमें कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया है। तत्काल हमारी पुलिस टीम ने बहुत सराहनीय कार्य करते हुए सर्वेलेंस के माध्यम से इस घटना का खुलासा किया। इसमें जहां एक और हमने 50 घंटे के अंदर इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, वहीं पूरे का पूरा जो माल है वो भी इसमें बरामद किया गया है। बढ़ते आगे, इसी बीच अलीगढ़ से आपको खबर बता दें, बाइक सवार युवकों को ट्रक ने टक्कर मार दी है। बाइक सवार 2 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। नशे में धुत थे ये तीनों बाइक सवार युवक। ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मारी, तो एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। तो ड्राइवर की लापरवाही के चलते ये हादसा सामने आ रहा है। अलीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, बाइक सवार युवकों को ट्रक ने टक्कर मारी। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। इस हादसे में एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो नशे में धुत थे ये तीनों बाइक सवार युवक, इस हादसे का शिकार। रुक करते हैं अगली खबर का। सीतापुर से आपको खबर बता दें, युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। युवक ने परिजनों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के पीरपुर गांव के पास का यह मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। युवक ने परिजनों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल घायल युवक को भर्ती कराया गया है। युवक ने परिजनों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के पीरपुर गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल वजह स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। सीतापुर से आपको खबर बता रहे हैं। और अब जिक्र डेंगू बुखार का। जिस तरीके से ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, डेंगू बुखार से पीड़ित मरीजों की मौत लगातार हो रही है। परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। लापरवाह डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अनजान बने बैठे हैं। नगर के बाईपास रोड पर निजी नर्सिंग होम का ये मामला बताया जा रहा है। तो लापरवाही के चलते एक बार फिर से लापरवाही भरी तस्वीर ये सामने आ रही है। लापरवाह डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। तो परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस बात से अनजान हैं। नगर के बाईपास रोड पर निजी नर्सिंग होम का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बार फिर से मरीज के साथ इलाज में कोताही बरती गई। डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज की मौत का मामला सामने आ रहा है, जिसके चलते परिजन आरोप लगा रहे हैं, लापरवाही का आरोप। इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके चलते ये डेंगू के मरीज की मौत हो गई। फिलहाल कानूनी कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है। पड़ोसी महिलाओं में विवाद हुआ है। 200 रुपए के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद सामने आ रहा है। दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। गांधी पार्क थाना क्षेत्र इलाके के छावनी का ये मामला बताया जा रहा है। 200 रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जिसके चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट और पत्थरबाजी शुरू हो गई।
और इस पूरे घटनाक्रम का अब वीडियो वायरल हो रहा है। गांधी पार्क थाना क्षेत्र इलाके के छावनी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर महज 200 रुपए के लेन देन में जो महिलाएं हैं वो आपस में भिड़ती नजर आईं और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। दो पक्षों में जमकर मारपीट, पत्थरबाजी और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सामने आ रहा है। बढ़ते आगे, सोनी समाज विवाह परिचय समिति के तत्वाधान में 7वां सम्मेलन रविवार को अन्ना चौराहा संगमा रोड कानपुर के शांति हाउस में सम्मेलन किया गया और समिति के अध्यक्ष अरविंद सोनी ने बताया कि इस सम्मेलन में कानपुर नगर, कानपुर देहात, घाटमपुर, बिंदकी, हरदोई क्षेत्र से कन्या पक्ष के लोग आए। इसमें 50 परिवारों में आपस में बातचीत की, 15 जोड़ों की सहमति आपस में बनी, जबकि शेष के बीच वार्ता जारी है। समिति के संस्थापक पुरुषोत्तम नारायण वर्मा ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह 8 मार्च 2024 को गुजैनी स्थित एक लॉन में है और मौके पर विवेक सोनी, शरद सोनी, संदीप सोनी, अतुल सोनी, अनिल वर्मा, प्रियंका आदि लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम अरविंद सोनी है और विगत 8 वर्षों से हम लोग इस संस्था को चला रहे हैं। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? हम लोगों का उद्देश्य है जो जिन लड़कियों के पास बजट का अभाव है, माँ बाप के पास, तो उनकी शादी हम लोग इस संस्था द्वारा कराते हैं। और आगे का क्या कार्यक्रम क्या है? आगे हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो पैसा ज़्यादा खर्च होता है, 10-10 लाख रुपए खर्चा होता है, वो हम इस शादियों में ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, वो समिति के द्वारा शादियाँ होती हैं। मेरा नाम विवेक कुमार सोनी है। मैं इस संस्था का विकास निदेशक एवं प्रचार मंत्री हूँ और इस संस्था में लगभग 8 वर्षों से जुड़ा हूँ। इस संस्था में गरीब कन्याओं का विवाह होता है जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है। और आगे क्या है, कार्यक्रम क्या है? आगे ये तो परिचय सम्मेलन हो रहा है। आने वाले दिनों में 8 मार्च 2024 को वैवाहिक कार्यक्रम होगा। 21 जोड़ों का संकल्प लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। ललितपुर जनपद में आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एनआईसी द्वारा विकसित ई ऑफिस सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। प्रदेश में ये दूसरा जनपद है जहां जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय को ई ऑफिस प्रक्रिया से जोड़ा गया है और इससे जिलाधिकारी कार्यालय की सभी फाइलों को ई ऑफिस से जोड़कर कंप्यूटराइज किया गया और इसमें पारदर्शिता तो रहेगी ही, साथ ही फाइल की मॉनिटरिंग भी बनी रहेगी और फाइल कितने समय तक किस पटल पर रुकी रही है और कर्मचारियों को सुविधा रहेगी। शासन की मंशा के अनुसार इस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा अनुपालन किया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि प्रक्रिया को जनपद के अन्य ऑफिसों में भी जल्द ही लागू किया जाएगा। जी सर। जी, आज गांधी जयंती के मौके पर जनपद ललितपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो एनआईसी द्वारा विकसित ई ऑफिस का सॉफ्टवेयर है उसको लागू कर दिया गया। यहाँ पर जो कलेक्ट्रेट में समस्त कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दे दी गई है और फाइल भी ई ऑफिस पर ही अनुमोदित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ई ऑफिस सरकार का एक काफ़ी सार्थक प्रयास है पेपरलेस ऑफिस बनाने के लिए और इसके जो एडवांटेजेस हैं वो मल्टीफोल्ड है। ट्रांसपेरेंसी इससे बढ़ती है, फाइलों का डिस्पोजल इससे टाइमली होता है कि हर पटल पे या हर किस अफसर के पास कितने दिन से फाइल होती है, किस टाइम से वो उसमें आ जाती है। हमारे कर्मचारियों को इसमें कार्य करने में काफ़ी आसानी होती है।
खबर अयोध्या से है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। जनपद के सभी अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालय में दोनों महापुरुषों की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों पर चलने के लिए संदेश दिया। उन्होंने महापुरुषों की जयंती के साथ साथ जनपद के व्यापक रूप से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और जनपद के सभी कार्यालयों में झंडारोहण भी किया गया। देश की आजादी के लिए लड़ाई किया है। इसके ऊपर से आइए, राजेश जी के घर पूछ लीजिए। ट्रस्ट जो कि अध्यक्ष माननीय अत्यंत लोकप्रिय श्री राजेश महाराज जी, राजेश पांडे जी के निज निवास पर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अत्यंत लोकप्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री मोहनदास करमचंद्र गांधी, जिन्हें हम बापूजी महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, जिनकी स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका रही, रसिकपीठ जानकी घाट बड़ा स्थान से और अयोध्या धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट पुरोहित समाज की ओर से सभी को धन्यवाद, साधुवाद। इनका शुद्ध उद्देश्य है, हमारे राजेश पांडे जी धर्म के कार्य, देश के कार्य में हमेशा संलग्न हैं, समाज के कार्य में हमेशा टाइम देते हैं। हम भी बाल्यकालीन अवस्था से इनको देखते चले आ रहे हैं, इनका बड़ा ही सहयोग है। बढ़ते आगे, फर्रुखाबाद बाइक चोर व जेब कतरों का आतंक लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाइक चोर व जेब कतरे थाना पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। चौकी से चंद कदम की दूरी पर सीएससी में बाइक चोरी युवक ने 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस सीएससी में भर्ती रिश्तेदार को देखने गया तो युवक वापस आने पर युवक की मौके से बाइक चोरी हो चुकी थी। खाना पूर्ति कर पुलिस वापस हो गई। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के सीएससी का ये मामला सामने आ रहा है। भीतर चले गए, लोग लगा ही नहीं, उससे चाय दे के वापस आए, अगर किसी दिन में बाइक ले गया कोई। बाइक चोरी हो गई यहाँ से? लगभग कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। इसकी सूचना पुलिस को दी तुमने? हाँ दी सर। कैसे दी? 112 आई थी? 112। लेकिन बाइक पता नहीं लग रही कहाँ गई है? नहीं सर। बाइक तुम्हारी थी या किसी और की थी? मान के लाइफ सर। किसकी थी? खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, आईएसआईएस आतंकी शहनवाज कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया शहनवाज को। कोर्ट ने शहनवाज को 14 दिन पुलिस हिरासत में भेजा है। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। शहनवाज एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार था। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, आईएसआईएस आतंकी शहनवाज को कोर्ट में पेश किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। शहनवाज को मोस्ट वांटेड लिस्ट में शहनवाज का नाम शुमार था। तो फिलहाल 14 दिन की हिरासत में लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से अहम खबर, पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस रविंद्र सिंह यादव ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बताई। आपको बता दें कि आरोप है कि इस शख्स ने दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल की हत्या कर दी थी और उसके शव को नाले में छिपा दिया था। 2021 में हुई इस हत्या के मामले में जांच की गई। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर महिला का कंकाल बरामद किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों का अफेयर चल रहा था और महिला आरोपी पर शादी का दबाव बना रही थी। आरोपी शादीशुदा था और इसी वजह से उसने महिला कांस्टेबल को जान से मार डाला। महिला कांस्टेबल पिछले 2 साल से लापता चल रही थी। अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑटो लेके मुखर्जी नगर से, इसका गांव है अलीपुर में, कि चलो तुम्हारे
मैं अपने घर ले चलता हूँ तुमको ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैं, और फिर वहाँ एक सुनसान जगह में जहाँ पे केवल एक नाला है, खेत वेत से है, जंगल टाइप का है, वहाँ ले जाके ऑटो को रुकवा दिया कि तुम जाओ, हम यहाँ से पैदल चल जाएंगे अपने गाँव, हमारे गाँव पास में। और फिर उसको वहाँ पे शाम हो चुकी थी उस समय, मतलब सूर्यास्त टाइप हो गया था, और वहाँ पे कोई ज्यादा आबादी वगैरह भी नहीं है, वहाँ गला घोट के इसको मार दिया और वही नाले में फिर इसको लाश को डाल दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए इसने, पत्थर भी इस तरह से डाल दिए कि वो कभी बाहर निकल के ना आए, वो नीचे ही डिकम्पोज होगी, और जो भी होता है स्कैवेंजर एनिमल्स वगैरह में थोड़ा बहुत उसको किया होगा। जब हमारी जो इन्वेस्टिगेशन वो मैं इसलिए कह रहा हूँ काबिल तारीफ इसलिए। और इसी बीच सरगुजा से खबर मिल रही है, खेल महोत्सव का आज समापन होगा। स्टेडियम ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समापन कार्यक्रम में खाद्य मंत्री भी शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। देश के प्रसिद्ध गायक अभिजीत सावंत भी इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेंगे, बिखेरेंगे अपनी छटा। आदित्य भगत की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। तो 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की झलक भी इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। तो बेहद आकर्षित देश के प्रसिद्ध गायक अभिजीत सावंत भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आदित्य भगत की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। करीब 50,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। सरगुजा से अहम खबर सामने आ रही है। खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में दिग्गज हस्तियां शामिल हो सकती हैं। स्टेडियम ग्राउंड में ये भव्य आयोजन किया जाएगा, कार्यक्रम आयोजित होगा। समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे खाद्य मंत्री। और इसी बीच कोरबा से आपको खबर बता दें, एनएच मार्ग पर हादसों का दौर लगातार जारी है। कटघोरा थाना अंतर्गत बरपाली पर एक बार फिर से हादसा हुआ है। मिस्त्री को पीछे से आ रहे एक वाहन ने टक्कर मार दी। सड़क किनारे खड़े ब्रेक डाउन गाड़ी को मिस्त्री बना रहा था और मिस्त्री की वाहन में दबने से दर्दनाक मौत हो गई। बेहद दुखद हादसा ये सामने आ रहा है। कटघोरा थाना पुलिस को इस बात की सूचना दी गई है। हादसे के बाद वाहनों की लंबी कतारें लगी नजर आई। मृतक मिस्त्री का अब तक पहचान शिनाख्त नहीं हो सकी है। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बलरामपुर जिले में पुलिस प्रशासन की टीम लगातार जुटी हुई है। लगातार बैठक के माध्यम से चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और उसी कड़ी में जिले के पुलिस अधीक्षक लाल उमेश सिंह ने पुलिसकर्मियों की बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य रूप से चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया है। बढ़ते आगे, बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में मृतका मच्छरो बाई की टोनही कहकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में हत्यारे को जिला सत्र न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि मृतका मच्छरो बाई अपने ही घर में काम करके घर से बाहर कचरा फेंकने निकल रही थी। तभी आरोपी गाली गलौज करते हुए मृतका के घर अपने हाथ में फावड़ा लेकर आया और तुम डायन हो, मेरे बच्चे को खा गई कहते हुए फावड़ा से मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद मच्छरो बाई के परिजनों के द्वारा रायपुर डीकेएस अस्पताल में इलाज कराया जा रहा था। रायपुर डीकेएस अस्पताल में ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
करगढ़ थाने के अंतर्गत की है। वर्ष 2020 4/8/2020 में मृतका अपने घर से कचरा फेंकने बाहर जा रही थी, तभी आरोपी उसके घर अपने हाथ में फावड़े लेकर आई और तुम डाइन टोनी हो, मेरे बच्चे को खा गई हो कह करके गाली गलौज करते हुए फावड़े से मारकर हत्या ज़मीन पर गिरा दी थी, जिसका इलाज रायपुर DKS अस्पताल में कराया जा रहा था, जो कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तब आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर शंकरगढ़ थाना द्वारा विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने पर आरोपी को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री प्रफुल्ल कुमार सोनवानी साहब के न्यायालय ने आरोपी बिरबल लकड़ा को मृतका मछारो बाई की हत्या के आरोप दोषी पाए जाने पर IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। बढ़ते आगे, कोरबा जिला का सबसे बड़ा मंगल भवन सतनामी समाज का बनने जा रहा है, जिसकी भूमि पूजन राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में राजस्व में कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि सांसद कोरबा लोकसभा के श्रीमती ज्योत्सना महंत, नगर पब्लिक निगम कोरबा महापौर और नगर पालिका सभापति श्याम सुंदर और अतिथिगण उपस्थित रहे। विभाग से हमने 1 करोड़ रुपए के भवन की स्वीकृति कराई है, जिसकी निविदा भी हो चुकी है और उसके निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन आज मेरे द्वारा एवं सांसद महोदय द्वारा किया गया है। इसमें सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी सर, लागत राशि कितने की है? 1 करोड़ रुपये। और इसके अलावा और इसमें अभी आपने किचन सेट का वर्णन किया था, उसके बारे में बताएंगे सर? किचन सेट के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है उसके लिए विधिवत हमने 75 लाख रुपए का प्रस्ताव शासन के पास प्रेषित कर दिया है और उम्मीद है कि उसका जल्दी शीघ्रता के साथ उसकी सैंक्शन मिल सकती है। और इसी बीच रेवाड़ी से खबर सामने आ रही है। SSP दीपक सहारण का नशा तस्करों को अल्टीमेटम सामने आया है, किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे ये नशा तस्कर। नशा तस्करों को छोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जमीनी स्तर पर भी ये कार्रवाई नजर आ रही है। इसका प्रभाव साइबर फ्रॉड पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अब कमर कस ली है। आपको बता दें कि अक्टूबर में ये विशेष जो साइबर जागरूकता पखवाड़ा चलाया जाएगा, इसके तहत नशा तस्करों पर लगाम लगाई जाएगी। किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से अपने भ्रम जाल में। खबर होशियारपुर से है, जहां दसूहा के 5 ऊंची बस्सी नहर पर मोटरसाइकिल और स्कूटर की टक्कर से दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए हैं। धारा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि अनियंत्रित मोटरसाइकिल आगे चल रहे स्कूटर से टकरा गई, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों को घायल हालत में एम्बुलेंस से दसूहा सिविल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मेरे भाजी गए ਸੀਗੇ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਕਿਰ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗੇ ਸਕੂਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ। ਜਦ ਗਾਈ ਨਾਲ ਵੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਟਰੀ ਨਾਲ ਵੱਜੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਦੀ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉੱਚੀ ਬਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਸਰ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਸੀ MSC ਥਾਣੇ ਨੂੰ, ਥਾਣਾ ਮਸੂਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਬਸੀ ਸਾਈਡ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਰਾਨੇ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 171 ਦੀ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਦੋਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर फरीदाबाद से है, जहां जैसे जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां भी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम कर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगातार हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जाकर लोगों के मन को टटोलने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बल्लभगढ़ से विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर ने सेक्टर 3 पहुंचकर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में सेक्टर 3 के स्थानीय निवासियों ने सैकड़ों की संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने इलाके की समस्याओं को रखा। बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे जो गाड़ी आती सवेरे। देखिए, यहाँ हमने जन समस्याओं को लेकर कार्यक्रम रखा था कि जन समस्याओं पे चर्चा करेंगे और भारी तादाद में इन समस्याओं को बताने के लिए जुटे। बहुत लोगों ने अपनी समस्याएं यहाँ पर भी बताई और बहुत लोगों ने मुझे टेलीफोनिक संदेश देकर भी अपनी समस्याएं बताई और हमारे सभी साथियों ने उन समस्याओं को ध्यान से सुना है। हमने वो समस्याएं नोट भी की हैं और हम उन समस्याओं के समाधान के लिए जब भी हमारी सरकार आएगी भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है उसमें कोई जुमलेबाजी शामिल नहीं है। बढ़ते आगे, गुरुग्राम में स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जिसमें स्वच्छता के प्रति लोगों को भी जागरूक किया गया। देश भर में आज स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता पखवाड़े कार्यक्रम की शुरुआत की और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक रहने के लिए भी अपील की गई। देश भर में हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं, 9 साल पहले स्वच्छ भारत का अभियान चालू किया, तब से देश के जन जन ने हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक नगर में, हर डिपार्टमेंट में, रेलवे स्टेशन में, पोस्ट ऑफिस में, सब जगह सफाई का एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हुआ जिससे हम सबके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। आज उसी परिवर्तन को एक बार फिर संकल्प लेके पूरे शहर को, पूरे नगर को, पूरे रेलवे के नेटवर्क को, सभी को स्वच्छता की एक नई मैसेज और एक नया प्रयास चालू किया गया। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। बढ़ते आगे, रादौर की शिव कॉलोनी से लापता बताई जा रही करीब 35 वर्षीय विवाहिता का शव मकान के पीछे ही मिट्टी में दबा हुआ मिला, जिसे पति ने हत्या कर दबा दिया था। शुरुआती जांच में गोली मारकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। पहले जहां पति ने पुलिस को शिकायत देकर पत्नी के लापता होने का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन मायके वालों को जब शक हुआ तो इसका खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व सीआईए की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर, ये लापता थी 20 तारीख से। अच्छा। हमारे को बताया गया 6-7 दिन के बाद जी कि यहाँ से गायब हो रखी है आपकी बहन जी। बाद में जो गई की दवाई लेने गई हुई देहरादून, हम भी सोचे, मैं कहा चलो गई होनी दवाई लेने, भांजी की दवाई लेने। उसके बाद बंदे को फोन किया हमने, मैं कब लगा कुछ पता, बंदा बोल रहा है कि पोटा गई अपने सहेली के घर में। अब जब हमारे को पता ना लगा, कल आए हुए इधर, कल हमने पूछताछ की, बंदे ने कुछ नहीं बताया। शाम के वक्त बताया बंदे ने, वही नेर में कूद मार दी। फिर हम इसको ले गए 7 पोटा में, मैं कहा बता देगा ये कुछ, अगर कुछ और लफड़ा होगा। हम आज लेके आए सर सुबह, इसको थोड़ा 1-2 थप्पड़ भी मारा हुआ। फिर इसने अपने आप सच बता दिया कि घर के पीछे मिट्टी के नीचे दवाई है। बढ़ते आगे, खबर कुरुक्षेत्र से है। लाडवा अनाज मंडी गेट की है, जहां एक हेयर सैलून की दुकान पर 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हेयर सैलून के मालिक के कंधे और पैर में गोलियां लगी हैं, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत में देखते हुए LNJP हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ PGI रेफर किया गया। घायल के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका किसी के साथ झगड़ा हो गया था और इसके बाद उन लोगों ने उनके
उनकी दुकान पर तोड़फोड़ की, गोलियां चलाई और जान से मारने की कोशिश की। मेरा घर वाला अपनी दुकान पे था, एकदम 4-5 गाड़ियां आई, आंधी मेरे घर वाले पे फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने और मारने की धमकी भी दे के गए। कल भी हमारे घर में आन के घुस गए थे 4-5 बंदे और हमारे साथ हाथापाई की, गाली गलौज करी। यहाँ ब्रिजपाल उर्फ अंतुराम है, नाई की दुकान है इसकी। और जैसे हमें प्राथमिक जो रिपोर्ट मिली है कि इन्हें घर वालों से पूछा तो कोई काजल सैनी, इसका क्या नाम है, ये व्यक्ति का नाम बता रहे हैं कि, और करण सैनी उसका नाम इन्होंने बताया है। और कोई अभी मैटर जो स्पष्टीकरण नहीं हो पाया उस चीज़ का, उसके लिए हम पूछताछ कर रहे हैं। और 8-9 जो फायर हुए हैं उसके ऊपर, बिरजू नाई के ऊपर, जो यहाँ पे लोकल रूप में बोला जाता है उसको बिरजू नाई। और अभी तक कोई यानी कि और हमें खबर जो है वो प्राप्त नहीं हुई है। एक सफ़ेद डिजायर गाड़ी थी, उसके अंदर जिन्होंने बताया भाई 4 बंदे थे उसके अंदर। रुक करते हैं अगली खबर का। रेवाड़ी से विधायक चिरंजीवी राव की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और कहा कि हम आज़ादी की जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का है और लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर उनके सपनों को साकार करने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर भाजपाइयों ने गांधी जयंती पर रेवाड़ी शहर में हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग दिया। गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सफाई अभियान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। स्वच्छता अभियान चलाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 1 तारीख को और 2 तारीख को पूरे देश में स्वच्छता को अभियान को चलाया जा रहा है। आप देखेंगे पूरे रेवाड़ी में भी किस प्रकार से, चाहे मीरपुर यूनिवर्सिटी की बात हो, बस स्टैंड की बात हो या बाकी जितने भी एरियाज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं या सेक्टर्स हैं, इवन स्कूल्स में भी बच्चों ने स्वच्छता अभियान को मनाया और पूरे एरिया को साफ करने का प्रण लिया। मैं ये मानती हूँ कि जो स्वच्छता है वो सिर्फ सरकार का विषय नहीं है, वो हम सबका विषय है। हालांकि ये बात अलग है कि हमारी सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, कभी इस विषय में कोई सोचता ही नहीं था कि स्वच्छता भी कोई एक विषय हो सकता है जिसके बारे में सरकार बात करे। 15 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था। उस दिन से हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। रक्तदान शिविर, आई कैंप, स्वास्थ्य चेकअप कैंप और इसी कड़ी में आज स्वच्छता अभियान में गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो हमारे सब कार्यकर्ता यहाँ गांधी जी को माल्यार्पण करने के लिए और शास्त्री जी को माल्यार्पण करने के लिए आए हैं और स्वच्छता का संदेश भी दिया है। आज 2 अक्टूबर का दिन है, बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले जिनसे महका हिंदुस्तान। एक हमारे जो है महात्मा गांधी जी और एक लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों का आज जन्मदिन है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठे होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी चौक पर भी, और शास्त्री चौक पर जाकर वहाँ शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले हैं। और ये हमारा पखवाड़ा चल रहा था मोदी जी के जन्म 15 नवंबर से लेके और 2 अक्टूबर तक। तो इस 15 दिन के अंदर हम लोगों ने जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, चिकित्सा शिविर लगाए। हमने मेरा देश मेरी माटी अभियान के तहत हमारे शहीदों के समाधि स्थल पर जाके मिट्टी इकट्ठी की और मिट्टी इकट्ठी करके हमने दिल्ली उसको भेजने का काम किया। वहाँ जो पार्क बन रहा है उस पार्क में सब शहीदों की भूमि शहीद पार्क के अंदर वहाँ उसमें सम्मिलित की जाए। खबर मोगा से है, जहां आजकल चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि हर रोज चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और मोगा की पॉश कॉलोनी ग्रीनफील्ड के एक घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 2.5 लाख रुपए की नकदी के साथ ही एक लाइसेंसी पिस्टल, 2 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस चोरी किए हैं। वहीं घर की अलमारी में पड़े सोने की भी चोरी की और बाहर गली में लगे कैमरे में कुछ अज्ञात युवक रात के समय में दिखाई दे रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, घटना की जांच में जुटी हुई है। एक दिन का काम नहीं है वो, ला सकते हो
15 घर में कौन कौन कमल लाएगा? ला सकते हो? पक्का? मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है? बनाना है तो बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मूड में आ चुकी है, मूड बना चुकी है और इसी कड़ी में पानीपत में शहरी विधानसभा में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पन्ना प्रमुखों को चुनावी टिप्स देने के लिए बीजेपी हरियाणा प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव पहुंचे। विप्लव देव ने मंच से हुंकार भरते हुए पन्ना प्रमुखों में जोश भरने का काम किया। किस तरीके से वोटर्स को बीजेपी के समर्थन में लुभाना है, उन्हें गुरु मंत्र देना है। पन्ना प्रमुख कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। विप्लव देव ने कहा है कि हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के ही एमपी हैं, तो अब सभी 10 सीटों पर बीजेपी के ही उम्मीदवार लड़ेंगे, यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी से कोई समझौता करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ला सकते हो? 15 घर में कौन कौन कमल लाएगा? ला सकते हो? पक्का? मोदी को तीसरी बार बंटवारे के बारे में क्यों सोचते हो भाई? बंटवारा अच्छा है क्या? देश बंटवारा हुआ था, अच्छा हुआ था क्या? इसलिए एकत्रित रहे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, 10 के 10 लोकसभा में हमारा ही एमपी है, तो स्वाभाविक है हमारा ही एमपी लड़ेगा। और मैंने कल फरीदाबाद में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ता है, जो जोड़ता है उसको वो रह जाता है। जो अपने आप जाना चाहता है तो हम रख नहीं सकते। तो इसीलिए मेरा काम भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करना है, संगठन को शक्तिशाली बनाना है और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी को 10 के 10 लोकसभा सीट देने का जो काम है हरियाणा ने पहले भी किया है। मैं कोई नया कुछ काम करने वाला वैसा नहीं है, हरियाणा पहले ये काम कर चुके हैं, वो तीसरी बार भी करे। मैं विनती करता हूँ हरियाणा के जनताओं को आपके माध्यम से। बढ़ते आगे, पटियाला पुराना बस स्टैंड के दुकानदारों के द्वारा आज पटियाला में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पटियाला पहुंचने पर दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानों को बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पुराना बस स्टैंड पर जल्द बस सेवा जल्द शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि दुकानदारों का काम बिल्कुल बंद पड़ा है और नया बस स्टैंड तैयार होने के बाद लोगों का रुझान पुराने बस स्टैंड की ओर कम हो गया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि यहां पर पुराने बस स्टैंड को खोला जाए, जिससे दुकानदारों की दुकानदारी ठीक ढंग से चलती रहे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में दुकानदारों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि आज उनका रोजगार बस स्टैंड के बंद होने से खत्म हो चुका है। दुकानदारों में पंजाब सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾ ਹੀ ਖਲਵਾਉਣਾ ਸਾਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। रुक करते हैं चंपावत का। चंपावत से खबर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 सूखी ढांग क्षेत्र से अब तक गुलदार और 13 लोगों पर हमला कर चुका है। आपको बता दें कि विभाग द्वारा 3 टीमों को गठित कर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए। हाईवे पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा हेतु एहतियात बरती जा रही है और जल्द ही गुलदार को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। उनके मन में नहीं है, वो अभी भी जंगल जाते हैं और जैसे पहले पारंपरिक तरीके से करते थे। हाँ, बंदूकें हैं, कुछ कम है और उनकी मांग लगातार होती है। ऐसा वन प्रभाग की बूम रेंज के अंतर्गत जो विगत माह से गुलदार का आतंक छाया हुआ है, उसके लिए ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी कि 25 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख को अनुमति मांगी गई थी ट्रैंकुलाइज करने की, जिसके अगले दिन अनुमति मिल भी गई थी। और उसके बाद से लगातार हमारी 3 रेंजों की टीम, चंपावत, बूम रेंज और दोगाड़ी रेंज, 3 रेंजों की टीम लगातार गुलदार की
सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। विभाग द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनका अभी तक जो रिजल्ट आया है वो निरर्थक ही दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने ये दावा किया है कि हमने डॉट गन मारी थी, उसके बाद गुलदार भाग गया है, लेकिन इस विषय में कोई ऐसा ठोस उन्होंने ऐसा कोई विज्ञप्ति या इस तरीके से कुछ नहीं दिया है कि जिस पर भरोसा किया जा सके। लेकिन गांव वालों से लगातार उन्होंने सहयोग की मांग करी है। गांव वाले इस पर हमेशा हर संभव सहयोग की हमने उनको आश्वासन दिया है कि गांव वालों से भी जो सहयोग होगा वो करेंगे। खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में इस बरसात में भारी नुकसान हुआ है, चाहे सड़क हो, भू धसाव हो या फिर फसलों का नुकसान हो। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में बरसात से भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए विभिन्न विभागों के स्तर से प्रयास किया जा रहा है। फसलों के नुकसान से लेकर सार्वजनिक संपत्तियां हो या सरकारी विभागों के या निजी नुकसान, सरकार सभी का आकलन करा रही है और जिन जिन विभागों का नुकसान हुआ है उनके स्तर पर उनकी भरपाई की जा रही है। फसलों के नुकसान पर मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही सरकार पूरे नुकसान का आकलन कर चुकी है और जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।